गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है BNSS 2023 की धारा 173 के तहत संज्ञेय अपराध में FIR कब और कैसे दर्ज की जाती है। जी हाँ सर, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बड़ा ही एक आम जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो उसके दिल और दिमाग में सबसे पहले एक ही सवाल पैदा होता है कि अब हम क्या करें। तो उसका जवाब ये है कि सर सबसे पहले आपको पुलिस थाने में FIR दर्ज कराना होगी, जिसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। चाहे गांव का व्यक्ति हो या शहर का हो या छोटे कस्बे का हो, किसी के भी साथ कोई घटना होती है तो उसे सबसे पहले पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना होती है। अब जब वो घर से ये सोचता है कि उसे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना है, तो वहां पर किस प्रकार से रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी या किस प्रकार से कानूनी प्रावधान होंगे, उसी के संबंध में धारा 173 BNSS 2023 में प्रावधान दिए गए हैं। और इसमें बताया गया है कि थाने पे सूचना मौखिक रूप से भी की जा सकती है, लिखित रूप में भी दी जा सकती है और इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा भी दी जा सकती है। ये नए अमेंडमेंट हुए हैं BNS 2023 में। इससे पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो लागू थी, उसको तब्दील करके 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लागू कर दिया गया है। इसमें कुल 531 धाराएं हैं, 39 अध्याय हैं और 2 अनुसूचियां हैं। नागालैंड और कुछ जनजातीय क्षेत्रों में जब राज्य सरकार निर्णय ले, ये तब लागू होगी और ये संपूर्ण भारत में लागू है। इसमें दिए गए प्रावधान के तहत संपूर्ण भारत में FIR दर्ज होती है। और इसमें एक सबसे बड़ी और खास बात यह है, इसमें जो अमेंडमेंट किए गए हैं कि एक जीरो FIR जिसको हम कहते हैं, कि यदि ऑल इंडिया में आप कहीं भी हैं और आपके साथ कोई घटना होती है तो आप उस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, या आप कहीं भी अगर मौजूद हैं तो भी आप FIR दर्ज करा सकते हैं। ये जीरो FIR है, ये मतलब स्थान क्षेत्र से आपको मुक्त करते हुए एक नया अधिकार देती है। पहले ये होता था कि जैसे आप जिस जगह मौजूद हैं तो उसी थाने में आपको जाके FIR दर्ज कराना होगी। नो सर, इसमें अब ये प्रतिबंध से मुक्ति दे दी गई है और इसके पूरे प्रावधान जो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि जो FIR दर्ज कराने की कंडीशन और नौबत क्यों पैदा होती है। यदि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपका पड़ोसी आपके मकान का निर्माण का कार्य चल रहा है, उसका मकान आपके मकान से काफी दूरी पर पीछे की ओर स्थित है, तकरीबन 300 फीट की दूरी पर स्थित है, और वो आपके कार्य में व्यवधान पैदा करने आता है और ये कहता है कि आपके मकान में जो आपने रजिस्ट्री से जो जमीन खरीदी है उसमें से 3 फीट जगह छोड़कर आप मकान बनाएं। अब यदि आपका प्लाट मौके पे फ्रंट पे 14 फीट चौड़ा है और 3 फीट वो छोड़ने की कह रहा है, तो आपका प्लाट बचेगा 14 में से 3 गए तो आपका बचेगा 11, 11 12 13, मतलब मुश्किल से 10 फीट बचेगा सर, 10 11 फीट बचेगा। अगर 14 में से 3 फीट चले गए तो अब आपका फ्रंट ही खत्म हो जाएगा। अब वो दादागिरी करता है, उसके परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा है और आप एक पढ़े लिखे एक सज्जन व्यक्ति हैं, एक सभ्य नागरिक हैं भारत के। जिस प्रकार से आप या तो नौकरी में हैं, व्यापारी हैं और आपका आपराधिक आचरण भी नहीं है, और उनका आपराधिक आचरण है चोरी लूट डकैती जैसे कार्यों में भी लिप्त हैं। अब वो व्यक्ति यदि इस प्रकार की घटना कर देता है, आके ईंट रख देता है, ईंट रहती है ना वो निशान लगा देता है कि यहाँ से आपको निर्माण नहीं करना, अगर करा तो मगजमारी हो जाएगी या झगड़ा हो जाएगा, ये कह के वो काम रुकवा देता। अब क्या किया जाएगा? सबसे पहले एक आम व्यक्ति के मन में यही सवाल आता है तो पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करेगा, पुलिस मौका पर आएगी, जांच करेगी, उसको पकड़ कर ले जाएगी। किसी के साथ किसी ने मारपीट की घटना कर ली, पहले 323 294 506 भारतीय दंड संहिता में अपराध पंजीबद्ध होते थे, अब वो नई धाराएं उसकी कर दी गई हैं। उसमें उसको थाने पे जाकर रिपोर्ट करना होगी। जैसे कि दो पड़ोसियों में कचरे को लेकर विवाद हो गया फेंकने की बात पे, वो कहता है यहाँ मत फेंको, एक कहता है यहाँ फेंको, बस इसी बात पे उनपे लात घूंसों से मारपीटें हो गई सारे परिवार को लेकर एक दूसरे में। तो क्या किया जाएगा? दोनों पक्ष जाएंगे और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसको कहते हैं। यदि धोखाधड़ी की घटना हो गई, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, एक 28 लाख रुपए की, कि आपके पास कंपनी के एजेंट और प्रभारी बनकर आए और आपको बहलाया फुसलाया, और धोखाधड़ी की मंशा उनकी पहले से ही थी और आपसे उन्होंने 28 लाख रुपए ऑनलाइन ले लिए। अब आप क्या करेंगे सर? आप पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करेंगे। तो इसी प्रकार से यदि चोरी लूट हत्या डकैती मारपीट धोखा अपहरण बलात्कार या कोई सी भी घटना किसी के भी साथ होती है तो उसको पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना होगी। जो महिलाओं से रिलेटेड इसमें धारा 64 से लेकर धारा 79 तक और धारा 124 में विशेष प्रावधान दिए गए हैं कि वो महिलाओं की जो रिपोर्ट है पुलिस महिला अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी। यदि कोई दिव्यांग है विकलांग व्यक्ति है
तो उसके घर पे जाके बयान लिए जाएंगे, और या वो कोई विकल्प में वो जगह बताता है तो वहां जाकर बयान लिए जाएंगे। ये सारी बातें धारा 173 में दी गई हैं, और इन सबको मैंने सरल व्याख्या भी की है, और जो बुक में परिभाषा दी है हम उसमें से भी इसको पहले समझेंगे। बुक में जो परिभाषा दी गई है उसे मैंने वर्ड टू वर्ड ई बुक पीडीएफ में लिख दिया है, और उसको इंग्लिश में भी लिखा है सर, उसको मैंने ट्रांसलेट करके, और उसके नीचे फिर उसकी सरल व्याख्या की है। इसमें एक ललित कुमारी का जो एक प्रकरण है सर्वोच्च न्यायालय का, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, जो है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं सर, यहाँ पे सवाल ये आता है संज्ञेय अपराध। जैसा कि हमारे वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है कि बीएनएसएस की धारा 173 के तहत संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज कैसे और कब की जाती है। पहले सर मैं आपको संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के बारे में भी बता देता हूँ। संज्ञेय अपराध मतलब कॉन्जिबल अफेंस, और असंज्ञेय अपराध मतलब नॉन कॉन्जिबल अफेंस। संज्ञेय अपराध वो अपराध होता है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है और इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकता है। नॉन कॉन्जिबल अफेंस वो होता है असंज्ञेय अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, और रिपोर्ट लिखाने वाले को वो रिपोर्ट लिखने के बाद उसकी एक कॉपी देकर कहेगा कि आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष जाएं। फिर वहां पे वो परिवाद पत्र लगा सकता है जिसको हम प्राइवेट कंप्लेंट भी कहते हैं। वो वकील साहब से संपर्क करेगा, वकील साहब से संपर्क करने के बाद वकील साहब उसकी पूरी घटना का विवरण लिख के जो जो अपराध उसके ऊपर हुए हैं उनसे संबंधित धाराएं उसमें लिख कर और एक पूरा परिवार कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश करेंगे। जैसे ही वो जज साहब के समक्ष पेश करेंगे तो वहां उनके बयान लिए जाएंगे। बयान लिए जाने के बाद जज साहब को लगता है कि इनके साथ घटना हुई है, जैसे कि मारपीट की घटना से रिलेटेड परिवाद पत्र है, तो वो जब जज साहब के समक्ष वो बयान देगा और उसके साथ में जो चश्मदीद गवाह है वो बयान देंगे कि हाँ सर हमने देखा और हमारे साथ इनके द्वारा इतनी बजे लात मुक्कों से मारपीट की गई। फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब उस अपराध को पंजीबद्ध करते हैं और उसको विपक्षी पार्टी को नोटिस जारी किया जाता है। फिर विपक्षी पार्टी की जमानत होती है, वो भी वकील करता है, और उसके बाद फिर उस पर चार्ज लगता है, और उसके बाद फिर दोबारा बयान होते हैं। फिर विपक्षी वकील उस पर प्रति परीक्षण करता है, और उसके बाद फिर अंत बहस होती है, या वो कोई अपना बचाव में साक्ष्य देना चाहे मुलजिम वो दे सकता है, और उसके बाद गुण दोषों के आधार पर अंत में जज साहब के द्वारा फैसला किया जाता है। ये तो असंज्ञेय अपराध की दशा में हो गया सर, नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस जो हुए। इसमें धारा 174 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में धारा 174 में इसको बताया गया, और धारा 173 में बताया गया है संज्ञेय अपराध, मतलब जिसमें गंभीर प्रकृति के अपराध, जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जैसे कि आप भी जानते हैं हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी, लूट, डकैती, अपहरण, चोरी, और भी बहुत से हैं। उसमें पूरी अनुसूची में लिस्ट दी गई है। एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, तो आप में से जब भी किसी के साथ इस प्रकार की घटना घटित होती है तब आप सबसे पहले पुलिस थाने ही जाते हैं। तो अब पुलिस थाने जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको किस किस प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। एफआईआर आप किस प्रकार से लिखेंगे, एफआईआर की ड्राफ्ट क्या होगी, वो भी आज के वीडियो में सर मैं आपको जानकारी दूंगा। और एफआईआर से जुड़े महत्वपूर्ण कानून उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 3 साल से अधिक किंतु 7 साल से कम सजा का अगर कोई प्रावधान का मामला है तो उसमें प्राइमरी इंक्वायरी की जाएगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ललित कुमारी के प्रकरण में ये स्पष्ट कहा है कि संज्ञेय अपराधों में मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब जरूरी है कि पुलिस थाने के अधिकारी उसकी रिपोर्ट को दर्ज करें, उसको आय बाय शाय नहीं करें। और उसके बाद भी इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं कि यदि पुलिस अधिकारी के पास आप गए और उनके द्वारा आपकी रिपोर्ट को लिखने से इनकार कर दिया गया, संज्ञेय मामला है मतलब गंभीर प्रकृति का अपराध है, तब आप क्या करेंगे सर? आप हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे? नो सर, कानून में उसका भी रास्ता दिखाया गया है। मैं आपको वही रास्ता बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जब थाने के पुलिस अधिकारी आपकी रिपोर्ट को लिखने से इनकार कर देते हैं तब ये प्रावधान आपको क्या करना होगा, ये 173 की उपधारा 4 में बताया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की 173 की उपधारा 4 में इसमें बताया गया है कि आप लिखित आवेदन रजिस्टर्ड डाक से पोस्ट ऑफिस के जरिए संबंधित पुलिस अधीक्षक को शिकायत आप देंगे, और आप चाहें तो ऊपर भी दे सकते हैं। पुलिस अधीक्षक के अलावा पुलिस महानिदेशक को भी आप दे सकते हैं, लेकिन आपको पुलिस अधीक्षक महोदय जो कि थाना प्रभारी से बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें देना आपको आवश्यक है। जब आप उनको रिपोर्ट देंगे उसके बाद वो उसकी जांच करेंगे, और जांच करने के बाद उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। यदि यहां पर भी आपकी एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है, आपकी फरियाद को नहीं सुना जा रहा है, आप परेशान हैं, आपके साथ गंभीर घटना घटित हुई है किसी भी प्रकार की, जैसे कि लूट, डकैती, अपहरण, हत्या, बलात्कार, या 30 लाख, 40 लाख, 28 लाख रुपए जैसी बड़ी राशि की धोखाधड़ी,
ये इस प्रकार की कोई सी भी, और पुलिस वाले आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आप परेशान हैं, अब आप क्या करेंगे सर? तो उसमें कानून में बताया गया है, धारा 175 की उपधारा 3 के तहत आप वो जो रिपोर्ट आपने की है पुलिस एसपी साहब को, और आपके पास उस रिपोर्ट की एक कॉपी है, और आपने पोस्ट ऑफिस से उसको रजिस्टर्ड डाक से भेजी है, तो उसकी रसीद आपके पास मौजूद है, और वहां पर जब उनको प्राप्त हुई तो एक एक्नॉलेजमेंट रसीद आती है, जिसको हम प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद कहते हैं, वो भी आपके पास मौजूद है। उसके बाद घटना से संबंधित गवाहन आपके पास मौजूद हैं, दस्तावेज है तो दस्तावेज, इन सब की लिस्ट बनाकर आपको धारा 175(3) BNSS 2023 के तहत जज साहब के समक्ष एक आवेदन पत्र शपथ पत्र के साथ आपको देना होगा। शपथ पत्र में आपको सभी बातें लिखना होगी कि हमारे साथ इस प्रकार की गंभीर घटना घटित हुई है, हमने इस तारीख को थाना प्रभारी महोदय को आवेदन दिया, उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की, हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को रजिस्टर डाक से इस तारीख को आवेदन दिया, उनके उनके द्वारा भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई, इसलिए माननीय न्यायालय इसमें इन्वेस्टिगेशन का आदेश करें। इन्वेस्टिगेशन आप समझते हैं सर? अनवेंशन, अनवेंशन बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर जज साहब ने उसमें अनवेंशन का आदेश कर दिया तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के बाद ही कर सकती है, वरना वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करने का उसको राइट्स ही नहीं है, वो फिर वो असंज्ञेय मामला हो जाएगा, और अगर असंज्ञेय मामला हो गया तो वो आपको जो है कि न्यायालय में जाने की सलाह देंगे कि आप कोर्ट में जाएं, वहां मुकदमा लगाएं, प्राइवेट प्राइवेट कंप्लेंट जिसको कहते हैं, या जज साहब से आप आदेश कराएं। तो यदि जज साहब ने पहला 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में सर ये प्रावधान दिए गए थे, अब उसको तब्दील करके धारा 175 की उपधारा 3 में कर दिया गया है वही प्रावधान। अब यदि जज साहब ने इन्वेंशन का आदेश कर दिया तो जज साहब को पूरा अधिकार है, वो कह सकते हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज करो, अनुसंधान करो, या रिपोर्ट लाकर हमें दो। अगर जज साहब ने इन्वेस्टिगेशन का उसमें आदेश कर दिया तो पुलिस अधिकारी को उसमें एफआईआर दर्ज करना होगी, और दर्ज करने के बाद फिर उसको उसमें जांच प्रारंभ करना होगी। जांच प्रारंभ की जो 176 में प्रक्रिया बताई गई कि पुलिस अधिकारी के द्वारा जांच किस प्रकार से की जाएगी, और 100 यदि जज साहब के द्वारा आपके 175(3) BNSS 2003 के आवेदन पर इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर दिया है तो पुलिस अधिकारी के द्वारा एफआईआर दर्ज करके उसमें जांच प्रारंभ की जाएगी। जांच प्रारंभ करने के बाद पुलिस अधिकारी के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, जैसे कि बयान लेना, सबसे पहले बयान लेने के बाद संपत्ति जब्त करना, जो भी अपराध में इस्तेमाल हुआ है वो चीजें जब्त करना, तलाशी लेना, मौके पर जाकर नक्शा मौका बनाना, मेडिकल करवाना, और पूरा चालान तैयार करके कोर्ट में पेश करना। उसके बाद फिर सारा कार्य कोर्ट में जज साहब के द्वारा किया जाता है। जज साहब के द्वारा फिर उसमें मुलजिमों को जो है कि पुलिस के द्वारा ही पेश किया जाता है चालान के साथ। उनकी जमानत, अगर जमानती अपराध है तो जमानत होगी, और अजमानती है तो जमानत नहीं ली जाएगी, जेल भेज दिया जाएगा। उनको वरिष्ठ जो है कि कोर्ट से जमानत लेना होगी, और उसके बाद फिर पूरा ट्रायल चालू होती है। फिर उसके बाद जो है कि चार्ज लगता है, और फिर गवाह होते हैं आप लोगों के कि आपके साथ क्या घटना हुई, आप आपके गवाह बताएं। डॉक्टर साहब ने आपका मेडिकल किया, वो उस मेडिकल के गवाह देंगे। जिस पुलिस अधिकारी ने अनुसंधान किया है, जब्ती की है, नक्शा मौका बनाया है, वो पूरे बयान कोर्ट में लाकर देगा, उनके बयान खुद आकर देगा। तो उसके बाद फिर जज साहब के द्वारा गुण दोषों के आधार पर फैसला किया जाएगा। तो ये तो सर हमारी प्रोसीजर इसमें हो गई। ये कब हो गई सर? जब वो एफआईआर दर्ज करके वहां पे अनुसंधान करने के बाद पूरा चालान पेश कर देते हैं। लेकिन एक समस्या हमारे सामने तब आती है जब पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद ये रिपोर्ट दे देती है कि ये नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस है, कॉन्जिबल ऑफेंस नहीं है, असंज्ञेय अपराध है, इसलिए खात्मा खारिज इसका किया जाए। जबकि गवाह भी मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, और पुलिस के द्वारा ये रिपोर्ट दे दी गई और आपके साथ बहुत घोर अन्याय हो गया। तब आपको क्या करना होगा? तब भी सर आपके पास में यही उपाय उपलब्ध है, तब भी आपके पास यही उपाय और उपचार उपलब्ध है कि आप धारा 175 की उपधारा 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र लगाकर अपनी संपूर्ण घटना दस्तावेज सूची अनुसार बनाकर वकील साहब से संपर्क करके आप आवेदन पेश कर दें। वहां से जो इन्वेस्टिगेशन का आदेश होगा तो इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी आदेश सर किया जा सकता है। 193 की उपधारा 9 जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता 173 की उपधारा 8 में थी, इसमें मजिस्ट्रेट साहब को, जज साहब को अधिकार है कि वो खात्मा खारिजा रिपोर्ट को या तो स्वीकार करें या अस्वीकार करें, या दोबारा जांच के आदेश कर दें। ये मजिस्ट्रेट साहब उस रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें एक महत्वपूर्ण फैसला भी है, मैंने पिछला भी जो वीडियो बनाया था इसमें सर, भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 का, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है सर। ये इसमें बताया गया है
कि पुलिस या तो चार्जशीट जिसको कहते हैं आरोप पत्र पेश करेगी और दूसरा खात्मा खारिजा। अब यदि खात्मा खारिजा रिपोर्ट, जिसको क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं, पुलिस के द्वारा पेश कर दी गई, तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने पर शिकायतकर्ता को सुना जाना अनिवार्य है। नंबर एक, न्यायालय के द्वारा नोटिस दिया जाएगा। अब तो नए प्रावधान ये भी हो गए हैं कि थाना प्रभारी एक सूचना उसको भी देगा, फरियादी को भी, और अदालत में रिपोर्ट पेश करेगा, और जज साहब यदि उसको खारिज करने करने की स्थिति में पाते हैं तो नोटिस भी जारी किया जाएगा, फरियादी को भी सुना जाएगा, और अदालत क्लोजर रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है। अदालत के पास दोबारा समन करने का भी अधिकार दिया गया है। धारा 210 में मजिस्ट्रेट को संज्ञान करने के भी अधिकार दिए गए हैं, जो कि बीएनएसएस 2023 में ही बताया गया है। और 193 बीएनएसएस 2023 की बड़ी महत्वपूर्ण धारा है कि जब अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन जब पूर्ण हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पुलिस अधिकारी पूरी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करता है। वो दो रूप में पेश की जाती है, या तो क्लोजर रिपोर्ट या चालान के रूप में। यहाँ तो सर मैंने आपको प्राइमरी जानकारी दे दी। अब मैं जो हमारा वीडियो का मुख्य टॉपिक है, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का अपराध हुआ है, किसी भी प्रकार की ज्यादती जुल्म हुआ है आपके साथ में, तो आप क्या करेंगे? क्या हाथ पे हाथ रखकर बैठेंगे? नो सर, आपको सीधे पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना है और आपको अपनी कोशिशें लगातार जारी रखना है, क्योंकि न्यायालय एक ऐसी प्रक्रिया है कि जहां आप रुके मतलब आप फिर रुक गए। कोई आपके घर नहीं आएगा हाथ पकड़कर इंसाफ देने। इंसाफ लेने के लिए आपको खुद को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूं कि जैसे कि आपने 175 की उपधारा 3 के तहत शपथ पत्र के साथ जज साहब के समक्ष आवेदन दिया और ये बताया कि हमारी रिपोर्ट पुलिस के द्वारा नहीं लिखी जा रही है, हमने एसपी साहब को शिकायत भी की, सारे दस्तावेज भी लगाए, और जज साहब ने उसमें आदेश किया। और आदेश में जज साहब ने यह आदेश कर दिया कि यह मामला जो है कि संज्ञेय प्रकृति का नहीं है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन का उसमें कोई आदेश उन्होंने नहीं किया, या उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट को मान लिया, खात्मा खारिजा रिपोर्ट को। अब यदि आप यहां पर चुप होकर घर बैठ गए तो पूरा मामला यहीं समाप्त हो गया। आपको यहाँ हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना है सर, आपको तुरंत हाई कोर्ट जाना है, 482 के तहत वहां पर याचिका लगाना है। आपकी बात यहां नहीं सुनी गई तो वहां सुनी जा सकती है, वहां नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय में। ऐसे हजारों प्रकरण सर आप देखेंगे कि जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के सभी फैसलों को निरस्त कर दिया गया और एक नया ही फैसला दे दिया गया। ऐसे हजारों प्रकरण आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके बाद जो है कि जिला न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, इन तीनों ने एक ही फैसला दिया। पता लग रहा है जज सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन तीनों फैसलों को निरस्त करके और नया फैसला दिया जो फरियादी के दिलों में खुशी पैदा कर गया, उसके चेहरे पे मुस्कान ला गया, और उसको वापस इंसाफ मिल गया और दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो गया। और जब हाई कोर्ट के भी द्वारा किए जाते हैं सर, हाई कोर्ट में भी बड़ी सख्ती है। वहां पर तो सर आपने देखा होगा यूट्यूब पे, मैंने भी वहां की जो क्लिप आती है हाई कोर्ट की जजों की, जज साहबों की, बड़ी खतरनाक क्लिपें हैं सर। यहाँ पर हम जिन अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं फरियादी बन के कि सर हमारी रिपोर्ट आप लिख लें, बड़ी दबी आवाज में जाते हैं, धीमी आवाज में, वहां उनकी चौधरी बन के वो कड़कड़ाहट भरी आवाज में बात करते हैं। अब ठीक है, उनका पद है सर, थाना प्रभारी है, उनको अधिकार है उस रुतबे से रहने का, लेकिन वो कार्रवाई अगर सही करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं की गई, एक व्यक्ति के साथ नाइंसाफी हुई, तो फिर वो अदालत का दरवाजा खटखटाता है। और वहां पे ये देखा गया है कि वो तो बड़े बड़े अधिकारियों तक को नोटिस दे देते हैं सर, और बड़े सख्त लहजे में वहां कार्रवाई की जाती है। वहां तक तो मतलब आप खुद देखिएगा, उसमें मतलब मैंने भी देखा है कई जगह की मतलब सस्पेंड तक कर देते हैं वहां पर जो अधिकारी यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की मनमानी वो करते हैं। तो आपके पास उपचार बहुत है सर, इसलिए मैं मेरे वीडियो में हमेशा कहता हूँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अब आइए सर हम आगे चलते हैं उस ई बुक पीडीएफ की ओर, जहां मैंने सारी जानकारी पूरे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ एफआईआर की ड्राफ्टिंग, उससे संबंधित लॉ मैंने तैयार करके रखे हैं, और इतने सरल अंदाज में मैं आपको समझाऊंगा कि यदि आप गांव में भी बैठे हैं या कस्बे में हैं, शहर में हैं, तहसील में हैं, बड़े शहर में हैं, छोटे शहर में, ऑल इंडिया में कहीं भी हैं सर, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। और यदि आपके साथ या आपके पड़ोसी के साथ या मित्र के साथ कोई घटना होती है तो उसको भी सर आप जानकारी देकर सचेत कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य वीडियो बनाने का यही है कि हम अंधेरे से उजाले की ओर जाएं, गुमराही से निकलकर उजाले की ओर जाएं सर। हम कानून की कमी या अज्ञानता के कारण हाथ पे हाथ रखकर ना बैठें। तो आइए सर मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से दूंगा। ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है, उस ई बुक से मैं आपको अंत में परिचित कराऊंगा। आइए सर, लेट्स गो।
आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर ई बुक विषय सूची बीएनएसएस की धारा 173 के तहत संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज कब और कैसे होती है। ये हमारे ई बुक का टाइटल है और यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है। इसमें डिस्क्लेमर भी है, प्रस्तावना भी है। कुल 5 अध्यायों में इसको बांटा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले भी हैं, एफआईआर की ड्राफ्टिंग भी है और भी बहुत कुछ है सर। लेकिन हम आज सिर्फ धारा 173 पर इसमें चर्चा करेंगे, बाकी पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले सर हम सीधे मुद्दे की बात पर चलते हैं और आखिरी में इस ई बुक पीडीएफ के अंदर क्या क्या है मैं उससे भी आपका परिचय करा दूंगा। आइए सर, आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने जो इसमें लिखा है ये वर्ड टू वर्ड इस बुक के अंदर भी मैंने जो लिखा हुआ है वही वर्ड टू वर्ड मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। और इसी की सरल व्याख्या फिर नीचे मेरे द्वारा की गई है। तो पहले मैं बुक के अंदर जो दी गई है वो जानकारी जो मैंने इसमें टाइप की है वर्ड टू वर्ड, पहले मैं सर आपको वो बता दूंगा और उसके बाद फिर उसकी सरल व्याख्या मैं आपको इसके अंदर से ही ई बुक पीडीएफ के अंदर से करूंगा सर। धारा 173 इंफॉर्मेशन इन कॉन्जिबल केसेस, संज्ञेय मामलों में इतला। संज्ञेय अपराध के लिए यह अध्याय 13 में दिया गया है सर। इसमें पुलिस को इतला और उनके अन्वेषण करने की शक्तियां, संज्ञेय अपराध में किए जाने से संबंधित प्रत्येक इतला उस क्षेत्र पर विचार किए बिना, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना से मतलब ये है कि ऑल इंडिया में कहीं भी अपराध हुआ है तो ये जरूरी नहीं है आप किसी भी थाने में आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। जहां अपराध किया गया है मतलब क्षेत्र का प्रतिबंध इसमें हटा दिया गया है। मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा, आप मौखिक रूप से भी या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से मतलब सर बहुत कुछ इसमें आ जाता है, ईमेल, व्हाट्सएप, ऑनलाइन, वो सब मैं आपको पीडीएफ के अंदर से दूंगा। मैंने पूरे सरल उदाहरणों के साथ जानकारी दी है। अभी हम बुक में से सर समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकेगी। आप दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? नंबर एक, मौखिक रूप से भी आप दे सकते हैं, जाकर थाने में जैसी घटना हुई आप तुरंत थाने पर पहुंच जाएं और मौखिक रूप से आपकी सारी घटना बता दें। उसके द्वारा या उसके निर्देशों द्वारा लेखबद्ध कर ली जाएगी। जो थाना प्रभारी महोदय हैं और जो भी एसएचओ हैं या जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा रिपोर्ट लिखी जाएगी और उतला इतला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। और इतला, प्रत्येक ऐसी इतला पर चाहे वो लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये तो सर एक स्थिति ये हो गई कि आपको जाना है थाने सबसे पहले और इस प्रकार से रिपोर्ट देना है और उस पर दस्तखत करना है। दूसरी स्थिति आ गई जो नए अमेंडमेंट में बढ़ाई गई है, यदि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा दी गई है तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी। मतलब आपने ऑनलाइन भेज दी, आप फिजिकली नहीं गए, आप गांव के हैं, कहीं दूर कस्बे में हैं या आप ऐसी जगह पर हैं कि आप जा नहीं पा रहे हैं, तो पता लग रहा है कि आपने ऑनलाइन भेज दी, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप पर भेज दी या ऑनलाइन जो पोर्टल होते हैं उनके जरिए भेज दी, तो 3 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर सर? 1, 2 और 3, 3 दिन के अंदर आपको जाके उस पर दस्तखत करना पड़ेंगे सर। आपको दस्तखत आप करेंगे तो उस पर आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू होगा, ये इसमें बताया गया है। इसके आगे है, और जब आप ये दोनों कर देंगे, जब मौखिक रिपोर्ट आपने लिखा दी या आपने ऑनलाइन लिखा दी, उसके बाद जो स्थिति होगी तो पुलिस अधिकारी वो पूरी रिपोर्ट, उसका सार, उनकी जो एक पुस्तक होती है जिसको हम कहते हैं कि जिसको कहते हैं इंटर इन अ बुक, एक बुक में उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में उसको रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार उस नियमित द्वारा विहित करें और प्रविष्ट किया जाएगा। मतलब उसकी एंट्री जो थाने में रजिस्टर होता है उसके अंदर उसको दर्ज की जाएगी। ये तो हो गई सर आपकी, ये जो हम बात कर रहे हैं सर इस संज्ञेय मामलों में कर रहे हैं, कॉन्जिबल ऑफेंस के मामले में, गंभीर प्रकृति के मामले में, जिसमें पुलिस वारंट के बिना ही गिरफ्तार कर सकती है। आप ये ध्यान रखिएगा। अब इससे आगे महिलाओं से संबंधित इसमें कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जैसे कि धारा 64 से लेके धारा 79 तक और धारा 124 में, मतलब ये जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, तो यदि इनके किए गए हैं या किए जाने का प्रयत्न किया गया है और ऐसी कोई इत्तला दी जाती है थाने पर, तो ये महिला से संबंधित है, इसलिए महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा ही उसको लिखी जाएगी। ये महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें बढ़ाए गए हैं। जेंट्स नहीं लिखेगा सर, ये आप ध्यान रखेगा। महिलाओं से संबंधित हो तो महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही वो एफआईआर लिखी जाएगी थाने पर, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें और भी आगे बताया गया है कि यदि वो देने वाला व्यक्ति दिव्यांग है, मतलब विकलांग है, या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से मतलब असमर्थ है,
तो ऐसी इत्तला पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करता है उसके निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर यथास्थिति किसी दुभाषीय या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। क्या मतलब हुआ सर इसका? ये मतलब हुआ कि यदि वो व्यक्ति कोई जो है कि दिव्यांग है, विकलांग है, अस्थायी अस्थायी रूप से, तो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके निवास स्थान पे जाकर या वो व्यक्ति को ऐसी जगह बताता है जहां उसके लिए आसानी है, तो उस जगह पर जाकर एक द्विभाषियों को भी ले जाया जाएगा। हो सकता है गूंगा बहरा है और समझ नहीं पाता है, तो द्विभाषिया उसके संकेतों को समझेगा और उसके आधार पर वो रिपोर्ट लिखी जाएगी और ऐसी इतला की वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। सर वीडियो फिल्म तैयार करने का प्रावधान बताया गया है 173 की उपधारा ख में बताया गया है। सर पहले ये नहीं था और ये महत्वपूर्ण प्रावधान बढ़ाए गए हैं। ये कहीं ना कहीं एक फरियादी पक्ष को उसके केस में एक मजबूती ही पैदा करने के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद सर जो है कि 183 की उपधारा 6 के खंड का के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव शीघ्र अभिलिखित कराएगा। मतलब ये सब कार्रवाई हो गई, उसके बाद जज साहब जो हैं उनके समक्ष उसका कथन लिखा जाएगा। 186 की उपधारा 6 पहले 164 थी ये दंड प्रक्रिया संहिता में। तो ये तो सर हो गई प्रोसीजर। अब इसके बाद क्या होगा सर? वो उस रिपोर्ट का क्या होगा? उसको भी तो दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी उसे। ये प्रावधान कहाँ दिए गए? ये इसी धारा में दिए गए। कई बार ये भी होता है कि आपने एफआईआर लिखा दी, एफआईआर लिखाने के बाद आप घर आ गए, आपको ध्यान भी नहीं रहा और अधिकारी महोदय ने भी नहीं दी। अब बाद में आप थाने पे चक्कर लगाए जा रहे हैं। पता लग रहा है कि अनुसंधान करता अधिकारी जांच करने किसी तहसील में चले गए, किसी मोहल्ले में चले गए, किसी गांव में चले गए, किसी घटना पे नक्शा मौका बनाने चले गए, आपको मिल ही नहीं रहे। अब आपने लिखा दिया, अब आपको भी नहीं पता चल रहा है कि अब कुछ दिन बाद, 8 दिन बाद, 2 दिन बाद कि आपने क्या लिखाया क्या नहीं लिखाया। तो वैसे तो पढ़कर सुनाई जाएगी, उसके बाद ही आप दस्तखत करेंगे, लेकिन कॉपी भी तो आपको चाहिए। तो ये निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान है, आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप रिपोर्ट लिखाएं तो आप फौरन आप रिपोर्ट की कॉपी वहां उनसे मांग सकते हैं कि सर जो मैंने रिपोर्ट लिखाई है इसकी एक कॉपी आप मुझे दें। ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है। मैंने कई लोगों को देखा है, वकील साहब के पास जाते हैं, अरे सर हम रिपोर्ट कैसे लें, हमने रिपोर्ट, वो अपने आप को ही अपराधी मानते हैं, ये डरा हुआ मानते हैं एक मतलब कि यार हम थाने पे जाएंगे तो हमें रिपोर्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आप इस डर को सर अपने अंदर से निकाल दें। ये प्रावधान इस बुक में दिए गए, धारा में दिए गए, कानून में दिए गए। मेरा मकसद यही है पूरा ऑल इंडिया में कि हर व्यक्ति कानून से परिचित हो और जागरूक हो। इसमें मैं पढ़ के बता रहा हूँ सर, आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रावधान दिए गए हैं उपधारा 2 में दिए गए हैं। धारा 173 की उपधारा 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की है ये, कि उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इतला की प्रतिलिपि इतला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी। ये आप ध्यान से सुन लिया सर आपने, मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। ए कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड अंडर सब सेक्शन 1 shall be given forth with free of cost to the informant on the victim। ये सर महत्वपूर्ण बात है यहाँ, क्योंकि अक्सर रिपोर्ट लिखाने के बाद व्यक्ति वकील साहब के पास भी जाता है, तो वकील साहब ये कहते हैं भाई आपने रिपोर्ट लिखाई तो उसकी कॉपी तो हमें दो। अब उसको तो ये प्रावधान ही नहीं मालूम है कि निःशुल्क भी प्रति दिए जाने का प्रावधान कानून में दिया गया है। अब वो जाता है थाने पे, थाने पे कोई मिलता ही नहीं है उसको। पता लग रहा है उनकी नाइट ड्यूटी है तो दिन में नहीं है, दिन में है तो पता लग रहा है कि कहीं जांच में निकल गए। वो 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना पर पता लग रहा है उसको रिपोर्ट ही नहीं मिल पाई। तो आप तुरंत रिपोर्ट लिखाते टाइम कह दें, या तो वो दे ही देंगे, कानून के तहत थाने से आपको दे ही दी जाएगी नियम अनुसार। यदि वो भूल जाते हैं तो आप उन्हें याद दिला दें। याद दिलाने में आप डरे नहीं, ये आपका कानूनी अधिकार है। ये आपको भारत सरकार ने जो कानून बनाया उसमें आपको अधिकार दिया गया है कि एफआईआर की सूचना की प्रति आप निःशुल्क रूप से प्राप्त करें। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं सर। उपधारा 3 में बताया गया है कि में सर जो धारा 173 की जो उपधारा 4 है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जब आपके द्वारा रिपोर्ट लिखा दी जाएगी तब उसकी एक प्रारंभिक जांच की जाएगी। वो भी इसमें बता दिया गया समय अवधि 14 दिन, 14 days, 14 दिन के अंदर वो एक प्राइमरी जांच करेंगे कि इसमें आगे कार्रवाई करने का मामला बनता है या नहीं बनता है। इसमें अन्वेषण की कार्रवाई के लिए जब प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान हो जाता है, उनको लगता है तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ऐसी रैंक के अधिकारी से जो उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के नीचे का ना हो, पूर्व अनुमति से ऐसे अपराधों की प्रकृति और गंभीरता पर विचार कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर
सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा ही महत्वपूर्ण और लैंडमार्क जजमेंट दिया है सर, ऐतिहासिक उसमें गाइडलाइन दी है, जो लगभग हर पुलिस थाने में भी उसमें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। उसमें ये स्पष्ट बताया गया है कि यदि संज्ञेय अपराध हुआ है तो कुछ भी उसमें आए बाएं शाएं कोई भी कहा सुनी कोई भी डिले नहीं होगा और तुरंत एफआईआर दर्ज करके उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाएगा। अब उदाहरण के तौर पे मान लें कि किसी व्यक्ति ने फांसी से सिर फाड़ दिया, उसके सिर में 8 टांके आए और वो गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। तो अब ऐसी दशा में क्या पुलिस इस बात की जांच करेगी कि ये संज्ञेय प्रकृति के अपराध में आता है या नहीं? अरे सर, वो तो जीवन और मृत्यु के दौर से गुजर रहा है। वो तो मर्डर केस और हत्या का प्रयास है। अगर वो जीवित बचता, मालिक जीवित ही बचा है, तो 307 जो आईपीसी में लगती है वो मामला हो गया। तो पुलिस इसमें ऐसा नहीं कह सकती और मैंडेटरी किया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, वो भी मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर सर तैयार करके रखा है। अंत में अध्याय नंबर 5 में पूरा जजमेंट मैंने तैयार करके रखा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मैंडेटरी है कि वो उस पर रिपोर्ट दर्ज करें। इसी प्रकार से मामला आता है इसमें आगे की उपधारा 4 में, ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से उपधारा 1 में, मतलब ये वही बात हो गई जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताई थी कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट इतला को अभिलिखित करने से इनकार करने से दुखी है और ऐसी इतला का सार लिखित रूप में डाक द्वारा संबंध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। मतलब वो दुखी है, मतलब उसके साथ संज्ञेय प्रकृति का अपराध हुआ जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। अपहरण, बलात्कार, लूट, चोरी, मर्डर, धोखाधड़ी, 28 लाख जैसी बड़ी रकम की या और भी कोई भी गंभीर प्रकृति का अपराध होता है और पुलिस वालों के द्वारा रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही है, तो वो दुखी है, इससे बड़ा परेशान है। क्या करे क्या करे? तो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में भी ही आपको बताया था कि आपको पुलिस अधीक्षक महोदय को रजिस्टर्ड डाक से एप्लीकेशन सूचना देना होगी लिखकर। तो इसमें पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है और यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी इतला से किसी संज्ञेय अपराध का, मतलब कॉन्जुगल ऑफेंस का किया जाना प्रकट होता है, तो या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा। एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दिया जाएगा और इस अधिकारी को इस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के बाहर साधिक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी, जिसके ना हो सकने पर ऐसे व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। ये और धारा 174 में असंज्ञेय मामलों के बारे में इतला और ऐसे मामलों का अन्वेषण है। लेकिन इसमें अंत में जो दिया गया है सर, उसको आप कान खोल कर सुन लें और बड़े ध्यान पूर्वक सुन लें, क्योंकि यही वो लाइन है जहां से आपके लिए नया रास्ता खुलेगा। आपके दुख और गम खत्म होंगे और आप एक ऐसी लाइन से जुड़ जाएंगे जो सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगी सर। भाई आपकी अगर यहाँ भी नहीं सुनी जेएमएफसी में, तो आपके लिए सामने उसके रिवीजन है हाई कोर्ट, वहां भी नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय। और ये तो हो ही नहीं सकता सर कि सभी जज आपकी बात ना समझ पाए। हो सकता है कोई जज साहब आपकी बात को ना समझ पाए, वैसे ये पॉसिबल ही नहीं है सर। जब किसी का सिर फाड़ दिया गया है, 8 टांके उसके सिर में लगे हैं, अस्पताल में वो भर्ती है और थाना प्रभारी महोदय रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, आप जो है कि कोर्ट में गए तो जज साहब उसमें इन्वेस्टिगेशन का आदेश करेंगे और एफआईआर दर्ज होगी। यही वो लाइन है सर इसमें जो अंत में दी गई है 173 के, मैं आपको बता रहा हूं अंत में दी गई है कि आपने एसपी साहब को रिपोर्ट भी कर दी और उनके द्वारा अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई कि जिसके सभी शक्तियां होंगी, जिसके ना हो सकने पर ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। फेलिंग विच सच एग्रीव्ड पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट। तो ये सर हमारी जो महत्वपूर्ण बात है ये यहीं से चालू होती है कि आपके द्वारा ये सब कुछ कर दिया गया और मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही आपको इस बारे में जानकारी दी थी कि तब आपको क्या करना होगा। तो फिर आपके लिए जो अंत लाइन लिखी हुई है, यहाँ हिंट लिखी हुई है, तब मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकेगा। तो मजिस्ट्रेट को आवेदन आप देंगे तो किस तरीके से देंगे? तो धारा 175 की उपधारा 3 में शपथ पत्र लगाकर आपको जज साहब को आवेदन देना होगा और जज साहब उसमें इन्वेस्टिगेशन से संबंधित जो आदेश करेंगे तो फिर थाना प्रभारी महोदय को एफआईआर लिख के इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करना होगा। उसके बारे में अब आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूं, जो इससे भी हटके और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ उस पीडीएफ में मैंने तैयार करके रखी हैं। एफआईआर किस प्रकार से लिखी जाएगी, ये सब कुछ जानकारियां मैंने लिखी उसमें तैयार करके रखे। आइए सर, लेट्स गो।
आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर अध्याय 13 पुलिस को इत्तला और उनके अन्वेषण की शक्ति। तो ये तो सर मैंने जो आपको बुक में से जानकारी दी है वो वर्ड टू वर्ड इसमें मेरे द्वारा लिख दी गई है, आप देखते जाएं, इससे आप ई बुक से परिचित भी हो जाएंगे। ये पूरी जानकारी वही है वर्ड टू वर्ड, और उसके बाद इसको मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है, ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से हमारी चालू होती है सरल व्याख्या इसकी धारा की। तो हम इसी को समझ लेते हैं जिसमें नंबर 1 है। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत और सरल उदाहरणों के साथ इसको समझेंगे। कोर्ट क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ललिता कुमारी विरुद्ध गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 2ACC 1, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि सूचना इंफॉर्मेशन किसी संज्ञेय अपराध मतलब कॉन्जिबल अफेंस को प्रकट करती है तो पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। ये अतिरिक्त जानकारियां हो रही हैं सर, अब मैं आपको जो वीडियो के प्रारंभ में दी थी उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इस ई बुक पीडीएफ में मेरे द्वारा लिखी गई हैं। और वो सभी जानकारियां जो मैंने अभी जस्ट आपको वीडियो के प्रारंभ से लेकर अभी तक बताई हैं वो सब जानकारियां इसी ई बुक पीडीएफ के अंदर लिखी हुई हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के हवाले से सर हमें बात मिली है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं सर फैसले, क्योंकि यदि हमें कोर्ट में जाना पड़ता है तो हमें कोर्ट में जज साहब के सामने जब हम आवेदन देते हैं 175 की उपधारा 3 का, तो इसका हवाला हम दे सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको कई जजमेंट मिल जाएंगे, मैंने मेरे पिछले वीडियो भी बनाया उसमें तकरीबन 8 जजमेंट मेरे द्वारा लिखे गए हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण जजमेंट है मेरे द्वारा लिखा गया है इससे संबंधित, अब इसमें एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है इसमें। और क्या है जो क्रॉस लगा हुआ है, दोनों पे क्रॉस लगा हुआ, आप देख लें सर कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। दूसरा, पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले मिनी इंक्वायरी नहीं कर सकती संज्ञेय अपराधों में। सर ध्यान रखिएगा आप, केवल 3 से 7 वर्ष दंड वाले अपराधों में सीमित प्राथमिक जांच प्राइमरी इंक्वायरी की अनुमति बीएनएसएस 173 की उपधारा 3 में बताई गई है, वो भी 14। ये इस जजमेंट में तो सर 7 दिन का बताया गया है, और जो मैंने आपको बुक में से बताया था 173 में उसमें 14 दिन का बताया है। उपधारा 3 में जो बुक है उसमें 14 दिन है, लेकिन इस जजमेंट में उसको 7 दिन के हवाले से बताया गया है। जो आगे है जजमेंट में हम उसमें आगे बात करेंगे। तो केवल 3 और 7 साल के बीच के जो अपराध हैं तो उसमें सीमित प्राइमरी इंक्वायरी की अनुमति है। दूसरा पॉइंट आता है सर हमारा धारा 173 बीएनएसएस 2023 संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया हर आम व्यक्ति के लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि आप जब आपके साथ अपराध होता है और आपको मन में घबराहट होती है कि अब हम थाने में जाने से पहले हम क्या करें, अब कैसे करें, वकील साहब के पास जाते हैं आप, या आप पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं कि अरे हम थाने जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपके सारे भय को, सारे डर डर को दूर करने के लिए सर मेरे द्वारा ये वीडियो बनाया गया है, क्योंकि ये शुरुआत है उस अपराध जो आपके साथ हुआ है आपको न्याय प्राप्त करने की। तो इसके लिए आप हर चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब दूसरा पॉइंट है हमारा धारा 173 बीएनएसएस 2023 संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया। धारा 173 कहती है कि एफआईआर दर्ज करने का अधिकार जो जुरिडिक्शन है मायने नहीं रखता। ये खत्म हो गया, पहले ऐसा ही था कि नहीं भाई उस थाने में जाओ वहीं रिपोर्ट लिखेंगे, आप यहाँ मत आओ। वो बेचारा फरियादी थक हार के ही घर बैठ जाता था, हिम्मत हार के ही। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुआ है कि आप जहां हैं वहीं एफआईआर आप दर्ज करा सकते हैं। जीरो एफआईआर जिसको कहते हैं वो जीरो पे दर्ज होती है। आगे बढ़ते हैं हम, अर्थात अपराध कहीं भी हुआ हो किसी भी पुलिस स्टेशन में सूचना दी जा सकती है। तीसरा पॉइंट है एफआईआर दर्ज करने के 3 तरीके हैं। ये धारा 173 की उपधारा 1 में बताया गया। नंबर 1 है मौखिक सूचना, जिसको ओरल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसको एसएचओ आपकी बात सुनकर उसको लिखेगा। दूसरा है आपको पढ़कर सुनाएगा। तीसरा है आपसे हस्ताक्षर करवाएगा, और यही एफआईआर कहलाती है। दूसरा है सर इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, ऑनलाइन साइबर पोर्टल, एसएमएस, सोशल मीडिया कंप्लेंट। ऐसी सूचना पर एसएचओ या पुलिस अधिकारी या थाना प्रभारी उसे अपनी डायरी में लिखेगा, और आपको 3 दिन में जाकर उस पर हस्ताक्षर करना होंगे, वरना वो डीएक्टिव हो जाएगी। तीसरे नंबर की शिकायत आती है महिला पीड़िता की सूचना, स्पेशल प्रोटेक्शन इनको दिया गया है। यदि महिला पर निम्न गंभीर अपराध हुए जैसे कि सेक्सुअल अफेंस बीएनएस की धारा 64 से लेकर 79 124, और तो जो एफआईआर जो रिकॉर्ड की जाएगी तो यहाँ विशेष सुविधा दी गई महिलाओं के लिए कि महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या महिला अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी।
यदि पीड़िता दिव्यांग है, जैसे अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, तो ऐसी इत्तला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नंबर 1 जो सुविधा उसे दी गई है उसके घर पर जाकर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर, साथ में दुभाषिया मतलब जो विभिन्न भाषाओं को जानता है और उसके और विशेष शिक्षक की उपस्थिति में उसको लिखी जाएगी और एफआईआर की वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें अनिवार्य है। और मजिस्ट्रेट का बयान 173 जो 186 की उपधारा 6 है वो भी उसमें तुरंत कराया जाएगा। इसको हम सरल व्याख्या से भी सर समझ लेते हैं गांव को, कि कानून कहता है कि अगर किसी महिला या विकलांग व्यक्ति की सूचना पुलिस दर्ज कर रही है, विशेषकर बलात्कार, छेड़छाड़, मानव तस्करी आदि गंभीर अपराधों में, तो केवल पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने यथासंभव जल्द दर्ज करवाए। यहाँ बयान धारा 183 की उपधारा 6 BNSS के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे पहले धारा 164 CRPC कहा जाता है। इसे जुडिशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, न्यायिक कथन। कानून ऐसा क्यों कहता है, इसका हम रीजन भी समझ ले सर, आखिर कानून ऐसा क्यों कहता है, इसका क्या रीजन है। इसके कुल तीन कारण है, रीजन है, जिसमें नंबर 1 है पीड़ित के बयान में बदलाव या दबाव ना पड़े। मतलब बाद में या पहले बयान देते टाइम ये ना हो कि कोई उसको डरा धमका दे और वो गलत बयान दे दे पुलिस में, और बाद में उसको बयान वास्तविक हो ही नहीं और मुलजिम बरी हो जाए। इसलिए जज साहब के समक्ष वो लिखे जाते हैं ताकि इस प्रकार से उसको फायदा मिल सके। दूसरा है सर इसमें पुलिस द्वारा गलत लिखने या बदलने की संभावना समाप्त हो जाए। और तीसरा है इसमें मजिस्ट्रेट स्वतंत्र अधिकारी होता है, इसलिए उसका रिकॉर्ड किया हुआ बयान अदालत में बहुत विश्वसनीय माना जाता है। सरल उदाहरण हम देख लेते हैं इसका, कि महिला पर बलात्कार का प्रयास, अटेम्प्ट टू रेप। रीना नाम की महिला बताती है कि उसके साथ बलात्कार का प्रयास हुआ। वह एफआईआर दर्ज कराने थाने जाती है। पुलिस को क्या करना है, नंबर 1 है एफआईआर रिकॉर्ड करने के बाद उसका बयान पुलिस नहीं बल्कि एक मजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड करवाना होगा। पुलिस कथन वो लिखते ही है, लेकिन जज साहब के समक्ष भी लिखवाना होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा अपराध सेक्शन 64 से 69 और 124 BNS महिला अपराधों की श्रेणी में आता है, इसलिए ये विशेष प्रावधान दिए गए हैं। क्या यह बयान जरूरी है? हाँ, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अदालत से इसे मजबूत प्रमाण माना जाता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। पीड़िता शारीरिक रूप से विकलांग है। मान लीजिए सीमा जी शारीरिक रूप से दिव्यांग के साथ किसी ने छेड़छाड़ की। सीमा पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, तो पुलिस को क्या करना चाहिए? नंबर 1 है पुलिस अधिकारी उसी के घर जाकर उसका बयान दर्ज करेगा। वहां वीडियोग्राफी भी बनाई जाएगी, वीडियोग्राफी बनती है जो। तीसरा है पुलिस उसके लिए इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर भी बुला सकता है, दुभाषिया, ट्रांसलेशन कराने वाला। इसके बाद पुलिस को जितना जल्दी हो सके मजिस्ट्रेट के सामने सीमा का बयान रिकॉर्ड करवाना होगा। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं सर हम, डिजिटल ई कम्युनिकेशन से शिकायत आई। एक महिला ने व्हाट्सएप से पुलिस को शिकायत भेजी कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। व्हाट्सएप, ईमेल, ऑनलाइन पोर्टल, जो भी हो, ऑनलाइन के बहुत से संसाधन है। पुलिस क्या करेगी इसमें? नंबर 1 है ये शिकायत रिकॉर्ड करेगी। दूसरा है उसे 3 दिन में महिला से हस्ताक्षर कराएगी। तीसरा है एफआईआर दर्ज करेगी। चौथा है फिर उसका बयान मजिस्ट्रेट से तुरंत रिकॉर्ड कराएगी। अंतिम सार निकल के आता है सर इसमें कि पुलिस केवल एफआईआर लिखकर छोड़ नहीं सकती। पीड़ित का बयान जो न्यायिक अधिकारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जल्द रिकॉर्ड करवाना पुलिस का कानूनी दायित्व है। यह बयान आगे चलकर मुकदमे की रीढ़ साबित होता है, इतना महत्वपूर्ण है सर ये। चौथा इसमें एफआईआर की एक प्रति धारा 173 की उपधारा 2, एफआईआर दर्ज होते ही एसएचओ या थाना प्रभारी या पुलिस अधिकारी एफआईआर की निःशुल्क कॉपी तुरंत पीड़िता या सूचनाकर्ता को देना अनिवार्य है, ये उनकी जिम्मेदारी है। पांचवा है कब प्राइमरी इंक्वायरी संभव है, धारा 173 3, अगर अपराध की सजा 3 वर्ष से अधिक है और 7 वर्ष से कम है, तब एसएचओ पुलिस अधिकारी जो है डीएसपी से अनुमति लेकर 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच कर सकता है, पर्पस पता करना कि एफआईआर आगे बढ़ेगी या नहीं। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वाले केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये साफ साफ कहा है कि हत्या, दुष्कर्म, धोखाधड़ी, 420 गबन, गंभीर फोर्जरी, साइबर फ्रॉड, इन सभी मामलों में प्राइमरी इंक्वायरी नहीं होती, एफआईआर तुरंत दर्ज होती है। ये आप ध्यान रखिएगा सर। छठा है हमारा, एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो क्या करें? 173 4, एसएचओ दर्ज नहीं करता है तो आप क्या करें? इसको मैंने कुल 4, 1, 2
और तीन तीन चरणों में सर इसको बांटा है मैंने, दो चरणों में। तो उस चरण की मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। लिखित आवेदन प्लस स्पीड पोस्ट से किसको देना होगा? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी को भेजें, उस थाने के जहां आपकी रिपोर्ट को लिखने से मना किया गया है। एसपी संतुष्ट हुआ, एसपी साहब यदि संतुष्ट हुए तो खुद जांच करेंगे या किसी डीएसपी उनके अन्य अधिकारी से वो जांच करवाएंगे। दूसरा चरण है, यदि एसपी साहब भी कुछ ना करें, आप सीधे आवेदन कर सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास 210 बीएनएसएस और सीआरपीसी 156(3) या 175 की उपधारा 3, जो वर्तमान में तब्दील कर दी गई बीएनएसएस 2023, जो मैं आपको बताई है। मजिस्ट्रेट आदेश दे सकते हैं। क्या आदेश दे सकते हैं? नंबर 1 एफआईआर दर्ज करो, नंबर 2 जांच करो, नंबर 3 रिसीव्ड रिपोर्ट दो। यह आदेश पुलिस के लिए अनिवार्य होता है। सुधारित और अपडेटेड जो मैंने इसमें विवरण दिया है चरण 2 का, कि यदि एसपी भी आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता है, उस स्थिति में आपके पास एक मजबूत कानूनी उपाय है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसको हम जेएमएफसी भी कहते हैं, के पास आप आवेदन करें धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत। इसमें आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, किस प्रकार से बनाया जाएगा, इसके लिए सर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट 2 मुकदमे इसी बात के पेश किए हैं। जो मेरे पक्षकार के साथ 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। वो जो लोग आए थे, 3 लोग उसके घर पर तकरीबन 8 बार आए थे, उसमें से एक को जानता भी था कई सालों से, और वो उसको धोखाधड़ी की मंशा से ही आए थे। झूठ बोला, 25 झूठे वादे किए और उसको बहलाया फुसलाया, उसको प्रेरित किया कि वो जैसे भी पैसे दे दे। जो उसने खेती की जमीन बेची थी, उन लोगों को मालूम पड़ गया था कि उन्होंने खेती की जमीन बेची है, तो उन्होंने सोचा कि हम कैसे भी उसको पैसे को हड़प लें झूठ बोलकर। तो वो कंपनी के एजेंट बनकर आए थे, प्रभारी बनकर। और 3 लोग आए थे, जिसमें से वो एक को तो बचपन से जानता था और 2 जो शातिर बदमाश थे उनको वो नहीं जानता था। लेकिन वो शातिर बदमाश उसको साथ में लेकर इसीलिए आए थे कि तू हमारे साथ चल, तेरे को ये जानता है बचपन से, तेरे पे हम पे ट्रस्ट कर लेगा, हम पे भरोसा नहीं करेगा। तो वो भी उसके साथ मिल गया और उसको ये बताया है कि आप यदि इसमें निवेश करेंगे तो इतने रुपए का आपको प्रॉफिट होगा, आप हमें पैसा दें, हम इस कंपनी में लगाते हैं। उसने भरोसा किया और बैंक आरटीजीएस फार्म के जरिए 28 लाख रुपए की रकम उनके द्वारा बताए गए खाते में जमा कर दी। 1-2 महीने 1,50,000 रुपए दिए और उसके बाद जो 10% का प्रॉफिट का वादा किया था वो उसको नहीं दिया, और 14 महीने में जो रकम उसको बढ़ के मिलना थी वो भी उसको वापस नहीं की। पैसे मांगने पर आए बाय शाय करने लगे, बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज झगड़े करने लगे। तब कहीं जाके उसने रिपोर्ट लिखाने और थाने गया तो थाने पर भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई सर उसकी। फिर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शिकायत की गई, जैसा कि इसमें प्रावधान दिया गया है। और उसके बाद फिर 175 की उपधारा 3 के तहत शपथ पत्र के साथ जज साहब के समक्ष मुकदमा पेश किया गया। उस पूरे मुकदमे की ड्राफ्टिंग मेरे पास रखी हुई है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें क्या क्या सावधानियां रखी जाएंगी, किस प्रकार से ड्राफ्ट तैयार होगी, क्योंकि ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है सर। दिमाग खराब हो जाता है व्यक्ति का सर, जब थाना प्रभारी के द्वारा कहा जाता है नहीं हम आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। क्या करेगा सर वो? उसके पास तो एकमात्र वही था, आशा की किरण, एक उम्मीद का रास्ता वही था कि यहीं से मुझे न्याय मिलना चालू होगा और यहीं से ही है। तो यदि उसके साथ न्याय प्राप्त ना हो तो वो तो सर बिल्कुल ही, वो तो सर इतना परेशान हो जाएगा, ऐसा डिप्रेशन में आ जाएगा। यदि ये कानूनी प्रावधान उसको पता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे हर व्यक्ति को पता रहते भी नहीं सर। वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि ऑल इंडिया में आप जहां भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया में लागू है, आप इन कानूनों का फायदा आप ले सकते हैं। आपके वकील साहब से मिल सकते हैं। वकील साहब के पास जाने से पहले ही आपको आपके सारे अधिकार, यदि आपने मेरा वीडियो ध्यान पूर्वक सुना है तो आपको समझ में आ जाएंगे और आपके मन में निराशा नहीं आएगी। एक उम्मीद की किरण पैदा होगी कि यदि यहाँ पर हमें रोक भी दिया गया है तो हमें कानून में आगे के भी अधिकार प्राप्त हैं कि हम आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई कर सके करके न्याय प्राप्त कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें। उसमें जो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे वो सर मैंने आपको बता ही दिए। वो प्रक्रिया कैसे चलती है एक उदाहरण से समझ लेते हैं। रहीम खान ने अपनी दुकान में चोरी होने की सूचना थाना मोहल्ला में दी। एसएचओ ने कहा सबूत लाओ, बाद में देखते हैं, और एफआईआर नहीं लिखी। रहीम ने एसपी को लिखित शिकायत भेजी, एसपी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। अब रहीम क्या करेगा? धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत जेएमएफसी मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास आवेदन करेगा। आवेदन का सार क्या होगा? घटना का विवरण, एफआईआर न लिखने का उल्लेख, एसपी द्वारा कार्रवाई न करने का उल्लेख, एफआईआर दर्ज करवाने का अनुरोध और जांच का निर्देश देने का अनुरोध, ये देगा, इसमें आपको देना होगा। कोर्ट क्या आदेश देगा? तुरंत एफआईआर दर्ज करे या आईओ इन्वेस्टिगेशन नियुक्ति किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए 7 से 15 दिनों में।
रिसीव्ड स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में जमा हो और पुलिस इसे मना नहीं कर सकती क्योंकि यह न्यायिक आदेश है। और अंत में सर हम ये भी कह सकते हैं कि पुरानी सीआरपीसी की धारा 156(3) अब बीएनएसएस 2023 में इसको 175(3) कर दिया गया है। यदि एसएचओ एफआईआर नहीं लिखते और एसपी भी कार्रवाई नहीं करता तो जेएमएफसी में 175(3) के तहत आप आवेदन करें और मजिस्ट्रेट का आदेश मिलने पर पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना फिर अनिवार्य होगा। इसका दूसरा उदाहरण है सर हमारा एक और धोखाधड़ी का। आपके साथ 10 लाख की ठगी हुई, जैसा कि मैंने एक प्रैक्टिकली उदाहरण बताया था 28 लाख का। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई सर उसमें बाद में फिर, और दर्ज करने के बाद खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी, वो भी 1 साल बाद। वो फरियादी 1 साल तक थाने के चक्कर लगाता रहा कि सर मेरे पैसे जब्त करके आप दिलाएं, और ये शहर में रहते हैं, उनके नाम, पते, मोबाइल नंबर, फोटो, घर के नंबर, गली नंबर, मकान नंबर सब दे दिया सर, मोबाइल नंबर भी। उसके बाद भी उनकी ना तो गिरफ्तारी की गई ना उनसे पूछताछ की गई कि 28 लाख रुपए लेकर कहाँ गए। हाँ, इतनी जांच जरूर की थी कि जिस खाते में उन्होंने जमा कराए थे उस खाते की पुलिस ने जांच की थी, और जांच करने के बाद फिर हमारे फरियादी को बताया था कि जैसे ही आपने इसमें 27 लाख रुपए जमा कराए, 1 लाख रुपए उसने गूगल पेमेंट से फरियादी मुलजिम के खाते में जमा कराए थे, बाकी 27 लाख जो आरटीजीएस उनके द्वारा दिए गए खाते में जमा कराए थे। तो पुलिस के द्वारा बताया गया कि आपके 27 लाख तुरंत 10 मिनट के बाद ये आपकी स्टेट से दूसरी स्टेट के किसी खाते में ले गए। उस खाते की भी उन्होंने डिटेल निकाल ली थी, बस इसके आगे रुक गए। फरियादी ने उनसे लाख निवेदन किए कि सर आप आगे जांच करें कि इस खाते के बाद क्या इन्होंने निकाल कर अपने घरों में रख लिए, क्या सर इन्होंने मेरे पैसे वहां से निकालकर बोरे में भरकर घरों में रख लिए सर, क्योंकि 28 लाख रुपए की रकम बड़ी बड़ी रकम होती है। 5-5 लाख की अगर गड्डी भी आप देखें, 500-500 की गड्डी भी या 100 की भी गड्डी अगर मिलती है तो बोरे भरा जाते हैं, 4-5 बोरे भरा जाए सर उसमें। तो क्या उसने निवेदन किया हाथ जोड़ के थाना प्रभारी महोदय से और अनुसंधानकर्ता अधिकारी से कि सर मेरी खेती की जमीन बिकी थी, उसका पैसा मेरे पास रखा था मेरे घर खरीदने के लिए, मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए, और इन्होंने सब कुछ जानते हुए मेरे साथ ऐसी धोखाधड़ी करी है सर, मेरे जीवन को इन्होंने नरक बना दिया सर। आप मेहरबानी करें और उस खाते से जो दूसरी स्टेट में ले गए वहां जांच करें कि क्या इन्होंने बोरे में भर के पैसा घर रखा है या वहां से निकाल कर दूसरे खाते में जमा करा दिया। यदि दूसरे खाते में भी जमा करा दिया है तो आप वहां से जब्त करें सर, और यदि उसी खाते में तो उस खाते को भी सीज करें और वहां से पैसा जब्त करें। लेकिन पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा इसके आगे जांच नहीं की गई और ना ही उसका कोई कारण बताया गया। वो व्यक्ति काफी परेशान रहा 1 साल तक, और परेशान रहने के बाद फिर उसके द्वारा मुझसे संपर्क भी किया गया, मैं उसका वकील भी हूँ। फिर हमारे द्वारा यही कार्रवाई जो मैंने आपको बताई थी 175(3) जो अब नई कर दी गई है बीएनएसएस 2003 में, इसके तहत हमने आवेदन पेश किया और उसमें पुलिस रिपोर्ट पर कार्रवाई लगी हुई है, और उसमें भी खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी। इतना बड़ा अपराध, इतना गंभीर अपराध जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो 420 की धारा उसको 318 कर दिया गया, उसमें भी 318 में 2-3 कर दिया गया उपधाराओं में। तो उसमें भी जो इस प्रकार के गंभीर प्रकृति के अपराध है उसको संज्ञेय और अजमानती बताया गया है, जो है कि कॉन्जेबल और नॉन बेलेबल, और उसमें भी 7 साल की सजा के ऊपर का प्रावधान है, 7 साल की सजा का। उसके बाद भी जो है कि ये रिपोर्ट दे दी जा रही है। ठीक है, अब रिपोर्ट उन्होंने दे दी, अब उनसे वो फरियादी कुछ कह तो सकता नहीं, क्योंकि कानून में ये प्रावधान बताए गए हैं कि आप जाके अदालत में जज साहब को बताओ। तो जज साहब के समक्ष हमारे द्वारा आवेदन पेश किए गए, इस पे मैंने पिछले स्पेशल वीडियो बनाए सर। क्लोजर रिपोर्ट यदि थाना प्रभारी महोदय के द्वारा पेश कर दी जाए तो उसको निरस्त कैसे करवाएं, और क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद भी थाना प्रभारी के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट पेश की जा सकती है? जी हाँ, पेश की जा सकती है, कानूनी प्रावधान है, लेकिन गलत पेश की गई है तो आपको आपत्ति का भी अधिकार है। प्रोटेस्ट पिटीशन किस प्रकार से लिखी जाएगी, इसकी पूरी ड्राफ्टिंग, पूरी जानकारी पिछले 2 वीडियो में मैं दे चुका हूं। ये सभी कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को राहत दिलाने वाले न्याय है जो मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। उदाहरण दूसरा देख लेते हैं साहब, धोखाधड़ी की 420 की 10 लाख की ठगी हुई और एसएचओ को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होगी, प्राइमरी इंक्वायरी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्थिक अपराध पर एफआईआर अनिवार्य बताता है। उदाहरण नंबर 2 है व्हाट्सएप द्वारा शिकायत। ये आप मैंने बता दिया सर, आपको एफआईआर का भी बता दिया इसमें मैंने, और इसमें कुछ केसेस मैंने लिखे हैं सर। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख सिद्धांत हैं जो कहीं ना कहीं एक दुखी पीड़ित पक्षकार को न्याय दिलाने में मददगार हो सकते हैं। मैं उनके नाम पढ़ के आपको बता देता हूं, और इस ई बुक पीडीएफ के अंदर मेरे द्वारा इनको लिखा भी गया है। जैसे कि ललिता कुमारी विरुद्ध गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ये कुल 5 जजमेंट है, जिसमें नंबर 1 है ललिता कुमारी विरुद्ध गवर्नमेंट ऑफ यूपी, संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज अनिवार्य।
प्राइमरी इंक्वायरी केवल 7 वर्ष से कम अपराधों में, वह भी सीमित। दूसरा है सर एलिक्यू पद्मेसी विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया 2007 6 ACC 171, एफआईआर दर्ज न करना पुलिस की गंभीर लापरवाही। तीसरा है प्रकाश सिंह बादल विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब 2007 1 ACC 1, इकोनॉमिक ऑफेंस, एफआईआर तुरंत अनिवार्य। चौथा है सकीरी वसु चौथा है सर इसमें सकीरी वसु विरुद्ध स्टेट ऑफ यूपी 2008 2 ACC 409, एसपी के बाद रेमेडी मजिस्ट्रेट की हुई है आपके सामने। मजिस्ट्रेट को व्यापक अधिकार एफआईआर दर्ज करने का, निगरानी का, जांच का, मॉनिटर करने का। और सर पांचवा जजमेंट है हमारा जो है कि स्टेट ऑफ हरियाणा विरुद्ध भजन लाल 1992 ASUPP 1 ACC 335, एफआईआर दर्ज करने का दायरा बहुत विस्तृत मतलब बड़ा हुआ है, पुलिस चाहकर भी एफआईआर रोक नहीं सकती। उसके बाद सर ये ई बुक पीडीएफ के डिस्क्लेमर भी सर मैंने दोबारा इसमें लिखी है और यहाँ से फिर हमारे अध्याय चालू होते हैं। ये तो सर मैंने जो हमारा मुख्य मुद्दा है उससे संबंधित मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है और मुझे पूर्ण यकीन और विश्वास है कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है और यदि वो मेरा वीडियो देखता है तो मुझे पूरा यकीन है और विश्वास है कि उसके अंदर एक साहस और उत्साह जरूर पैदा होगा, क्योंकि ज्ञान हमारे भय को दूर करता है और अज्ञानता हमें भयभीत करती है। यदि किसी चीज का हमें ज्ञान हो जाता है तो हमारे मन से उसका डर निकल जाता है, और अगर हमें ज्ञान नहीं होता है तो हम डरे हुए रहते हैं। ये सिर्फ एफआईआर से ही रिलेटेड नहीं है। यदि कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर जाता है और उसको ये नहीं मालूम है कि टिकट खिड़की किधर है और टिकट किस प्रकार से लिया जाएगा और कितने रुपए का टिकट होगा, तो जब तक वो टिकट नहीं ले लेता, जब तक वो कहीं ना कहीं असमंजस में डरा हुआ ही रहता। एक उदाहरण देके मैंने बताया, वो ये तो एफआईआर का मामला है सर, आपके साथ घटना हुई है संगे, तब तो आप तो और परेशान रहेंगे। तो मेरी इस वीडियो को बनाने का भी मकसद यही है कि ऑल इंडिया में हर व्यक्ति की ये प्रॉब्लम दूर हो सके। और हम आगे बढ़ते हैं सर, इसमें एफआईआर की कुछ ड्राफ्टिंग से रिलेटेड सामान्य जानकारी में और आपको बता देता हूं। आइए सर, यहाँ से सर हमारे अध्याय चालू होंगे। ये सब अध्याय सर हमारे इसमें BNSS 2023 173 का विस्तृत विश्लेषण और ये सभी कुछ इसमें है सर। मैं आपको ड्राफ्टिंग की ओर ले जा रहा हूँ सर। अब एफआईआर से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान और उपधाराएं भी दी गई हैं, उपधारा 1 2 3, इन पे सर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी तो हमने एक मुख्य धारा पे बनाया है सर इसमें। अब सर मैं आपको बता दूं कि यदि आपके साथ गंभीर अपराध हुआ है सांघिक प्रकृति का, तो आपको पुलिस थाने में जाने से पहले क्या क्या तैयारियां आपको करना है और किस प्रकार से रिपोर्ट लिखाना है, शीघ्र गति से मैं आपको बता देता हूं कि एफआईआर लिखाने से पहले आवश्यक तैयारी और चेकलिस्ट। नंबर 1 है एफआईआर दर्ज करवाने से पहले नीचे दी गई सूची आप साथ में रखें। नंबर 1 पहचान पत्र, जिसको आधार कार्ड या वोटर आईडी भी कहते हैं। नंबर 2 मोबाइल नंबर। नंबर 3 है घटना की तारीख, समय, स्थान। नंबर 4 है घटना के फोटो या वीडियो यदि आपके पास हो। नंबर 5 है घटना स्थल के गवाहों के नाम व उनके मोबाइल नंबर। नंबर 6 है आरोपियों के नाम, विवरण, पता पूरा यदि आपको पता हो, और होना ही चाहिए, वैसे सबसे बेहतर रहता है। 7वां है घटना का संक्षिप्त लिखित विवरण। और 8वां है मेडिकल रिपोर्ट, एमएलसी यदि मारपीट हुई है। और 9वां है कोई लिखित धमकी, कॉल रिकॉर्डिंग, संदेश आपके पास है। जितनी तैयारी अच्छी होगी एफआईआर उतनी ही मजबूत बनेगी। अगला है सर इसमें पुलिस स्टेशन में एफआईआर कैसे लिखवाएं, स्टेप बाय स्टेप ये मैं बता रहा हूं आपको। स्टेप नंबर 1 है जो भी पुलिस अधिकारी है उनको सूचना दें और बताएं कि यह संज्ञेय अपराध है। एक लिखित आवेदन आप उनको दे दें। आप मौखिक भी दे सकते हैं, मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं, मगर आप जब थाने पे गए हैं आप टाइप भी करवा के ले जाके दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एफआईआर लिखाने जाते हैं और घबराहट में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तो हम बहुत सी महत्वपूर्ण बातें भूल जाते हैं, हमें बाद में याद आती है। इसलिए बेहतर है कि आप साथ में टाइप करवा कर लिए जाए। स्टेप 2 है एसएचओ का कर्तव्य। पुलिस अधिकारी का धारा 173 BNSS आपकी मौखिक मौखिक आबलिक लिखित सूचना को एफआईआर में बदलना अनिवार्य है। विवरण लिखते समय आपको पढ़कर सुनाना चाहिए। स्टेप नंबर 3, आपकी हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी ली जाएगी। एफआईआर ड्राफ्ट सहित पढ़कर आप जांच लें। स्टेप 4 है एफआईआर रजिस्टर में नंबर दिया जाता है। एफआईआर नंबर, दिनांक, समय दर्ज किया जाता है और उस पर अपराध क्रमांक भी लिखा रहता है। स्टेप 5 है एफआईआर की प्रति मुफ्त में दें। BNSS 173 की उपधारा 3 के अनुसार एफआईआर कॉपी मुफ्त मिलती है। स्टेप नंबर 6,
केस डायरी में जांच शुरू होगी, पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। ध्यान रखें, पुलिस बहाना नहीं कर सकती, एफआईआर अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट, ललिता कुमारी 2013। और इसके बाद हम आते हैं एफआईआर का प्रारूप और फॉर्मेट। सर एक नॉर्मल जो है प्रारूप है, फॉर्मेट मतलब बेहतरीन प्रारूप है जो मैंने आपके लिए बनाया है। और इसके बाद सर मैं विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर, चाहे वो 10 घटनाएं हो कि 15 हो, उन पे अलग अलग ड्राफ्ट बनाकर उनकी अलग अलग एफआईआर तैयार करके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपके लिए आसानी हो सके कि किस प्रकार से होगी। हालांकि जो मैं बता रहा हूं इसमें आप आपकी घटना बदल कर, आपकी जो घटना हुई है उस प्रकार से घटना बनाकर आप लिख सकते हैं। एक आइडियल ड्राफ्ट है ये। इसमें आप इस वीडियो में दिखाने के लिए स्क्रीन पर भी लगा सकते हैं, मैं लिख दिया। अब ये एफआईआर नंबर और एफआईआर का प्रारूप, ये एफआईआर का प्रारूप है सर कि एफआईआर जब लिखी जाएगी तो किस प्रकार से होगी। सबसे ऊपर एफआईआर नंबर, उसके बाद दिनांक, समय, थाना कोतवाली, शिकायतकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, घटना की तारीख, घटना का समय, घटना का स्थान और आरोपी उसका पूरा पता, जो धाराएं लगाई गई है जैसे कि गंभीर मारपीट, धमकी, चोरी, घटना का विवरण। घटना का विवरण कैसे लिखा जाएगा ये बता देता हूं सर, क्योंकि आप यदि लिखित में भी देंगे तो उसको इसी प्रकार से आप देंगे। दिनांक 23/11/2024 को रात 9:30 बजे जब मैं काम से लौट रहा था, तभी आरोपी सूरज ने मुझे रोका, गाली गलौज की और लोहे की राड से मेरे सिर पर हमला किया। मेरा मोबाइल भी छीनकर भाग गया। इस घटना को मोहल्ले के 2 लोगों मोहन और नवीन ने देखा है। मैं तुरंत घर गया और सुबह पुलिस को सूचना दी। शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर और एसएचओ का नाम और थाना प्रभारी और उनके हस्ताक्षर होंगे। अब इसमें घटना का सही विवरण कैसे लिखें, थोड़ा सा यहाँ भी आप ध्यान रख लें। घटना का विवरण लिखते समय 6 गोल्डन रूल्स हैं सर, गोल्डन रूल्स 6 घटना का विवरण लिखते समय, जिसमें नंबर 1 है कौन आरोपी कौन है, दूसरा है क्या किया, अवैध जो भी कार्य किया, तीसरा है कब किया, चौथा है कहां किया, पांचवा है कैसे किया, छठा है किसके सामने किया। ये 6 गोल्डन रूल हैं जो आपको रिपोर्ट लिखते समय ध्यान रखना है। कहानी ना लिखें, तथ्यात्मक भाषा उपयोग करें, अनुमान, शक और भावनाएं ना लिखें, सीधे साफ और स्पष्ट वाक्य लिखें, स्पष्ट वाक्य लिखें उसमें। इसके बाद महिला, बच्चों, बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए। तो ये मैंने सर आज के वीडियो से संबंधित मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है सर। हर एंगल से, हर परिस्थिति से एफआईआर जो गंभीर प्रकृति के अपराध है उसमें किस प्रकार से लिखी जाएगी उससे संबंधित मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। और हमारा जो आज का वीडियो है सर, इसमें वो जो मैंने ललिता कुमारी का ऐसा जो प्रकरण है वो भी ई बुक पीडीएफ के अंदर डिटेल में दिया गया है। उसमें वो मैंडेटरी बताया गया है संज्ञेय प्रकार के अपराधों में। क्योंकि वीडियो सर काफी लंबा हो जाएगा, वरना मैं उस जजमेंट को पढ़ के उसकी भी व्याख्या आपको समझा देता, फिर उसमें मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा स्पेशल उस जजमेंट के ऊपर ही। और एफआईआर कितने प्रकार से लिखी जा सकती है उन सबकी ड्राफ्टिंग के साथ भी सर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है आपकी, तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट्स है उसमें आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड जानकारी भी आपको देने की कोशिश करूंगा। बीएनएस की धारा 173 के तहत संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज कैसे और कब की जाती है, इससे रिलेटेड मुकम्मल कानूनी जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी है। और ये जो जानकारी मैंने दी है आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से दी है। इस ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज, मात्र 199 रुपए इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो 199 रुपीज भुगतान करने का आपके सामने मैसेज आएगा। जैसे ही आप भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर ये पीडीएफ डाउनलोड का मैसेज आ जाएगा। आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर ये डाउनलोड हो जाएगी, या तो आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, स्मार्टफोन पर, आप कहीं भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए, शैक्षणिक जागृति के लिए बनाई गई है। इसका उपयोग आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते, ना ही किसी सरकारी दफ्तर या कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मैंने जजमेंट जो दिए हैं, जो धाराएं दी हैं, उसको लेकर आप ये जो मेन बुक है, इस मेन बुक के अंदर लेकर आप कोर्ट में जज साहब को आप बता सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के उद्देश्य से बनाई गई है, क्योंकि हर व्यक्ति परेशान और डरा रहता है। तो उसका डर कैसे दूर हो, तो या तो आप मेरा वीडियो देख के ध्यान से समझ लें, तो आपकी जब अज्ञानता दूर होगी, ज्ञान आएगा, तो आपका डर दूर हो जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो वीडियो में मैंने जानकारी दी उसका कोई लिखित रूप भी आपके पास होना चाहिए, तो ये पीडीएफ सर मैंने आपके लिए बना दिया।
मेरे कई व्यूवर्स का ये कहना है कि सर आप जो भी वीडियो बनाए उसका पीडीएफ आप जरूर हमें दें, तो ये पीडीएफ मैंने बना दिया है सर, इसको ई बुक कहते हैं और इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। उसी के नीचे मेरे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर की लिंक दिखाई देगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेन स्टोर पर पहुंच जाएंगे, वहां तकरीबन 190 के तकरीबन प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक, ऐसी ही ई बुकें अलग अलग लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए मेरे द्वारा वहां अपलोड की गई हैं। वहां आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपको कोई उपयोगी लगे तो उसको खरीदने से पहले उसका वीडियो सर आप जरूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर पूरी ई बुक को मेरे द्वारा परिचित करा दिया जाता है। इस वीडियो के भी अंदर मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर से जानकारी इसलिए दी है ताकि आप इससे परिचित हो जाएं, देख लें, सुन लें, समझ लें। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तभी आप इसको परचेस करें। और यदि देखने, सुनने और समझने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो उसको परचेस ना करें। मेरा बताने का मकसद यही है, क्योंकि जब आप इसको खरीदने जाएंगे उस लिंक पर क्लिक करके तो वहां पर ये पूरी ई बुक नहीं दिखाई जाएगी अंदर की, सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन दिखाया जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन में मुख्य मुख्य अध्याय और पॉइंट दिखाए जाएंगे। मैं ई बुक के अंदर तक की जानकारी आपको बता देता हूं सर कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बताने का मकसद यही है कि आप देख लें, सुन लें और समझ लें, और यदि आपको लगता है कि आपकी समस्या हल कर सकती है, आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकती है, तभी इसको आप परचेस करें। तो आज के वीडियो में सर मैंने धारा 173 बीएनएसएस के तहत एफआईआर कब और कैसे दर्ज की जा सकती है, उससे रिलेटेड मुकम्मल कानूनी जानकारी सर्वोच्च न्यायालयों के फैसलों के साथ प्रदान कर दिए। तकरीबन 8 सर्वोच्च न्यायालय के फैसले इस ई बुक पीडीएफ के अंदर लिखे हैं सर मैंने। उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी और मेरे खुद के पक्षकार जो आया था और 175(3) का हमने आवेदन पेश किया, पुलिस वालों ने इसकी एफआईआर दर्ज करने के बाद भी खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी, जबकि पहले से ही 175(3) बीएनएसएस 2023 का आवेदन विचाराधीन था सर। आप सोचने वाली बात है, बड़ी गंभीर स्थितियां बन जाती हैं। तो ये सारी जानकारी जो मेरे द्वारा आपको दी गई है कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी होगी, क्योंकि ऑल इंडिया में हर व्यक्ति के सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने कभी भी कोई गंभीर स्थिति बन सकती है। तो आप घबराएं नहीं, आप हिम्मत से काम लें, धैर्य से काम लें। आप पुलिस थाने में सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराएं और विश्वास रखें कि आपको कहीं ना कहीं न्याय जरूर प्राप्त होगा। पुलिस थाना है, कोर्ट है, ये सब न्याय प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। कानून भी इसलिए बनाया गया है कि अपराधियों के हौसले गिरे, हौसले बढ़े नहीं, क्योंकि यदि अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे तो अपराध बढ़ेगा और अपराधियों के हौसले घटेंगे तो अपराध घटेगा। न्यायालय इसलिए बनाए गए, सजा के प्रावधान इसलिए किए गए ताकि हर व्यक्ति अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे कि यदि हमारे द्वारा ये अपराध किया गया तो हमें सजा हो सकती है, आजीवन उम्र कैद हो सकती है, फांसी की सजा हो सकती है, या गंभीर रूप से हमें कई सालों महीनों जेलों में सश्रम कारावास भुगतना पड़ सकता है, जुर्माना हो सकता है। ये सब इसलिए बनाए गए सर। तो मेरा वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि आप ऑल इंडिया में जहां भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये ऑल इंडिया में लागू है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया है सर ये। और ये भारतीय दंड संहिता जो है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर इसको लागू लागू किया गया। और ये जो भी मारपीट, धोखाधड़ी, जो भी फौजदारी के जो प्रकरण है उसमें क्या प्रोसीजर अपनाई जाएगी, क्रिमिनल प्रोसीजर, उससे संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।